कहते हैं जब भी किसी देश में कोई बड़ा परिवर्तन करना हो तो सबसे पहले उस देश की शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। भारत युवाओं का देश है और आज के युवा को स्वावलंबी बनाने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शिक्षा एक जादुई छड़ी की तरह युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें सही रास्ते पर ला रही है और इस बदलाव की शुरुआत हमारे देश में हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया संवाद। मैं हूं ब्रजेश तिवारी और आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। भारत सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, जिसे हम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानेंगे। साथ ही संबंधित मंत्री को शिक्षा मंत्री या मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की है और इसी घोषणा के साथ में 34 साल से चली आ रही शिक्षा नीति में कई बदलाव किए जा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है, इससे पहले भी शिक्षा नीति में कई बदलाव हो चुके हैं। पहली बार 1968 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था और उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा नीति में कई बड़े बदलाव किए थे। उसके बाद से 34 साल से लगातार हम उसी शिक्षा नीति को फॉलो करते चले आ रहे हैं। इस नई शिक्षा नीति से तमाम देश के छात्रों, उनके अभिभावकों और अध्यापकों के जीवन में कई परिवर्तन आने वाले हैं। यदि आप छात्र हैं या अभिभावक हैं या अध्यापक हैं तो आपको नई शिक्षा नीति से जुड़ी हुई सारी जानकारियां मालूम होनी चाहिए। क्या परिवर्तन आने वाले हैं, पढ़ने पढ़ाने के तरीकों में क्या भिन्नता आने वाली है, इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम नई शिक्षा नीति 2020 को समझना चाहते हैं, पर उससे पहले हमें 34 साल से चली आ रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में जानना होगा। उसमें ऐसा क्या था जो नई शिक्षा नीति में बदले गए हैं, इसे समझने के लिए हमें पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 समझना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 8 अगस्त 1986 को संसद में प्रस्तुत किया गया था और इस नीति के अंतर्गत 12 भाग थे और साथ ही इसे लागू करने के लिए अलग से क्रियान्वयन कार्यक्रम चलाया गया था, जिसे POA यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहा गया था। इस POA यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन के भी 24 भाग थे। इस नीति की सिफारिश कोठारी समिति ने की थी। साथ ही कोठारी समिति ने यह भी कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें अधिक बजट देना होगा, यानी GDP का 6% हमें शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित करना होगा। और जब 1986 में ये नीति लागू कर दी गई तो उस समय कुछ मुख्य बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था, जिनमें 10+2+3 का शैक्षणिक ढांचा बनाया गया था। +2 में शिक्षा का व्यवसायीकरण शिक्षा दी जाए, यानी 12वीं की शिक्षा के बाद यदि कोई व्यक्ति रोजगार करना चाहे तो वो छात्र स्वयं सक्षम हो जाए। रोजगार और जनशक्ति योजनाओं से डिग्री का जुड़ाव किया गया। बाल केंद्रित शिक्षा चलाने की पहल की गई। व्यापक आकलन पद्धति लागू करने की बात की गई। समावेशी शिक्षा लागू हो ये बात भी रखी गई, यानी सभी छात्र की शिक्षा एक समान और एक साथ लागू हो। आपको बता दें कि तब की मौजूदा सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चलाया था। अब ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, इसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब था प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों से लेकर कक्षाओं तक के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराना था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की प्रक्रिया 1987 से लेकर 1995 तक केवल प्राइमरी स्कूलों में चली और 1995 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसे फिर से शामिल किया गया। इसके बाद इसे 1 अप्रैल 2002 को सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया और जिसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही नवोदय विद्यालय खोले गए, जो 6वीं से लेकर 12वीं तक के लिए होते हैं। नवोदय विद्यालय खोलने के पीछे शिक्षा की गति को निर्धारित करना था। 75% बच्चे गांव के और 25% बच्चे शहर के इसमें पढ़ सकते थे। इसी के साथ एक जिले में एक स्कूल हो, ऐसा प्रावधान भी किया गया। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं NCERT लेती है। शिक्षा में बदलाव के लिए 1986 के बाद 2019 में नई शिक्षा नीति का प्रारूप 90 दिनों के ट्रायल पर था और नई शिक्षा नीति कमेटी के अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन थे। के कस्तूरी रंजन की समिति ने जो सिफारिशें दी उसमें कहा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूप में नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। स्कूली शिक्षा में स्कूली शिक्षा को एक अभिन्न अंग के रूप में पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा प्रस्तावित किया। यह समिति शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 के विस्तार की सिफारिश करती है।
5 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को इसमें शामिल किया जा सके, बच्चों को व्यवहारिक भावनात्मक रूप से ध्यान दिया जा सके। यह स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में बोझ को कम करना चाहता है। 2022 तक पैरा टीचर्स की ट्रेनिंग पूरी तरीके से खत्म कर दी जाए, ऐसे तमाम सिफारिशें रखी गई हैं। आइए अब जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। अब तक भारत की स्कूली शिक्षा 10+2 के प्रारूप पर चलती थी, लेकिन इसे अब 5+3+3+4 के प्रारूप में बदल दिया गया है। इससे पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। आप कक्षा 1 से 10वीं तक सामान्य पढ़ाई किया करते थे और 11वीं से विषय चुनकर आप उसमें अध्ययन किया करते थे। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्तर मानी जाएगी। इन 5 वर्षों में छात्रों की नींव को मजबूत किया जाएगा। इसका प्रारूप एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा के 1-1 वर्ष शामिल हैं। साथ ही 5वीं तक अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। बच्चों को खेलकूद और अन्य गतिविधियों से भी पढ़ाया जाएगा, यानी इन छात्रों के लिए पहले की तरह पढ़ाई का ज़्यादा बोझ नहीं रहेगा। कक्षा 3 से लेकर 5वीं तक के छात्रों को भविष्य की पढ़ाई के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें इन छात्रों का परिचय विज्ञान, कला, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से कराया जाएगा। इसके बाद अगले 3 साल मध्य स्तर माने जाएंगे, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के छात्र शामिल होंगे। इस स्तर में छात्रों को तय पाठ्यक्रम के मुताबिक पढ़ाया जाएगा। इसके बाद 9 से 12वीं कक्षा तक इस प्रारूप की 4 वर्षों वाली आखिरी स्तर की पढ़ाई होगी। इसमें छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और साथ ही छात्रों को अपने जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले की तरह स्कूलों में अब स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा, यानी कि अगर कोई आर्ट्स का छात्र फिजिक्स लेकर पढ़ना चाहता है तो वह स्वतंत्र रूप से उसको लेकर पढ़ सकता है, और ऐसा ही किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट किसी भी विषय को लेकर पढ़ाई कर सकता है। जाहिर सी बात है कि ऐसा करने के लिए अलग अलग विषयों को लेकर एक पुल तैयार किया जाएगा और उसमें से आप अपना विषय चुनकर उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से इसमें स्पष्टीकरण आना भी बाकी है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि छात्रों में अब अंग्रेजी विषय पढ़ने की बाध्यता नहीं होगी, यानी छात्र मराठी, तमिल, गुजराती जैसी अपनी मातृभाषाओं में पढ़ाई कर सकता है। इसमें अंग्रेजीकरण का जबरदस्ती दौर खत्म होने की संभावना बढ़ जाएगी। 6वीं कक्षा में पहुंचते ही छात्रों को कोडिंग पढ़ने का भी अवसर मिलेगा, यानी अब भारत के छात्र भी चीन जैसे देशों की तर्ज पर छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन्स बनाने की तकनीक को पढ़ पाएंगे। साथ ही उन्हें इंटर्नशिप करने का मौका भी मिलेगा। यदि कोई छात्र किसी विषय में विशेष रुचि रखता है और उस विषय में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। जैसे कि कोई विद्यार्थी अगर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखता है तो उसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास जाकर सीखने का मौका मिलेगा। यदि कोई छात्र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में रुचि रखता है तो उसे सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की परीक्षाओं में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को अब सेमेस्टर के तर्ज पे परीक्षाएं देनी होगी। 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे, यानी हर 6 महीने में 1 परीक्षा देनी होगी और दोनों सेमेस्टर की परीक्षाओं का मूल्यांकन करके छात्र की फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं को भी सरल करने पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही छात्रों की समझने की क्षमता पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, ना कि रटने की क्षमता पर। छात्रों को ये भी छूट दी गई है कि वो अपनी मनपसंद भाषा में परीक्षा दे सकें। छात्र चाहें तो हिंदी या अंग्रेज़ी किसी भी एक भाषा में अपनी परीक्षाएं लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि छात्रों के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो किसी एक स्किल के साथ अपनी 12वीं की परीक्षाओं को पूरा करें। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर हर अभिभावक के मन में और छात्रों के मन में कई चिंताएं होती हैं। ऐसे में नई शिक्षा नीति में रिपोर्ट कार्ड को लेकर 3 हिस्से किए गए हैं। पहला, छात्र अपना मूल्यांकन स्वयं करेंगे। छात्र के सहपाठी छात्र का मूल्यांकन करेंगे। साथ ही अध्यापकों के जरिए भी मूल्यांकन किया जाएगा, यानी छात्र अब अपने रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में स्वयं भी भूमिका निभाएंगे।
रिपोर्ट कार्ड को तैयार करने के लिए 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज स्तर पर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी नई शिक्षा नीति में कई बदलाव किए गए हैं। छात्र अब किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकेंगे। इसका मतलब ये है कि यदि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में आपके नंबर संतुष्टजनक नहीं आए हैं या इतने नंबर नहीं आए हैं कि आपको आपका मनपसंद कॉलेज में प्रवेश मिल सके, ऐसी सूरत में आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकेंगे और इस टेस्ट के नंबर आपकी 12वीं के मार्कशीट के साथ जोड़ दिए जाएंगे, जिसके बाद आप अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएट कोर्स को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। अब इसमें 1 साल की पढ़ाई पूरी करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई पूरी करने पर डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल की पढ़ाई पूरी करने पर डिग्री मिलेगी। यानी अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी। 3 साल की डिग्री उन लोगों के लिए होगी जो आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसे मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि छात्र अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा, जिससे छात्र यदि 1 से ज़्यादा विषयों में पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऐसा कर पाएंगे। छात्रों द्वारा पाए गए अंक को इस बैंक में जोड़ दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में संस्कृत को लेकर बढ़ावा देने की बात कही गई है। IIT की शिक्षा को और बेहतर बनाया जाएगा और साथ ही इन उच्च संस्थानों में आर्ट्स और अन्य सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। MA के विद्यार्थियों को MPhil नहीं करना होगा, वो सीधे PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की मनमानी रवैये पर लगाम लगाने की बात भी कही गई है। कुल मिलाकर अब देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। उन अभिभावकों के लिए ये भी बड़ी खबर है जो फीस को लेकर चिंतित रहते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत नए नियम निर्धारित किए जा रहे हैं, जिसके बाद कोई भी संस्थान निर्धारित राशि से ज़्यादा फीस नहीं वसूल सकेंगे। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए बिल तैयार कर लिया गया है, जिसका नाम नेशनल हायर एजुकेशन बिल रखा गया है। इस बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अब इसे संसद में पास किया जाना बाकी है। नई शिक्षा नीति को लाने से पहले सरकार ने लगभग 2 लाख लोगों से मंजूरी ली, जिसके बाद इसकी घोषणा की गई। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किए जाने वाले बजट की बात करें तो इस बजट में पिछले 6 साल में 50% तक की वृद्धि हुई है। 2014-15 में 55,115 करोड़ रुपयों का बजट था। 2015-16 में 68,968 करोड़ रुपए का बजट था। 2016-17 में 72,394 करोड़ का बजट था। 2017-18 में 79,685 करोड़ रुपए का बजट था। 2018-19 में 85,010 करोड़ रुपए का बजट था। 2019-20 में 93,847 करोड़ रुपए का बजट था और 2020-21 में 94,800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 1986 की कोठारी समिति ने जो सिफारिशें दी थी उसमें एक सिफारिश ये थी कि GDP का 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाना चाहिए। हालांकि अभी तक सिर्फ 4.3% ही खर्च किया जाता है। भारत जैसे युवा प्रधान देश में शिक्षा पर बहुत कम खर्च किया जाता है। वहीं अगर हम दूसरे देशों की बात करें जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत तो नहीं है, पर शिक्षा में उनकी सरकारें हमसे कहीं अधिक खर्च करती हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के पड़ोसी देश भूटान में शिक्षा के क्षेत्र में 7.5% GDP का खर्च किया जाता है। इसके अलावा जिम्बाब्वे और स्वीडन GDP का 7% खर्च करते हैं, जबकि देखा जाए तो दोनों ही अलग देश हैं। वहीं कोस्टा रिका और फिनलैंड शिक्षा के क्षेत्र में 7% खर्च करते हैं। साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील भी GDP का 5.5% खर्च करते हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 आने के बाद भारत सरकार शिक्षा बजट पर जरूर ध्यान देगी और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों के साथ भारत एक बार फिर विश्व गुरु के रूप में स्थापित रहेगा। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया संवाद और ये रिपोर्ट थी किरण पांडे की। मैं ब्रजेश तिवारी, धन्यवाद।